Hello students, how are you? I hope you are good and safe at home. So students, I am again here with some new and important topic from your computer book. And our today's topic will be the generation of computer. And after that, we will also discuss about some scientists who played a very important role in the step-by-step development of computers. Okay, so let us start our today's topic. So students, in our today's topic, we are going to discuss about some scientists who played a very important role in the modification and the development of the computers. And here we have some scientists who played a very important role in the development of computers. 1850, George Boole. 1880, Dr. Hermann Hollerith. 1940, John von Neumann. 1944, Howard Aiken. And after that, we will also discuss about Hughes computer, which was used in 1946, ENIAC. Okay, so let us discuss the topics in more detail. So students, firstly we will discuss about George Boole, a famous scientist. He solved mathematical problems by reducing them to a series of positive or negative answered questions and linked it with binary system for ones for positive answers and zeros for negative answers. ये क्या करते थे, किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम की जटिलता को कम करके उसको पॉजिटिव आंसर्स और नेगेटिव आंसर्स की सीरीज में सॉल्व करते थे और फिर उसको बाइनरी सिस्टम से लिंक करते थे, जो कि कंप्यूटर में 1 पॉजिटिव आंसर्स के लिए होता था और 0 नेगेटिव आंसर्स के लिए होता था. दिस सिस्टम नोन एज बूलियन लॉजिक, और इस सिस्टम को उन्होंने बूलियन लॉजिक का नाम दिया. became the fundamental principle for the design of computer circuit, और ये आगे चलकर एक आधारभूत सिद्धांत के रूप में साबित हुआ जो कि कंप्यूटर सर्किट्स की डिजाइन में काफी हेल्पफुल था. The next scientist we will discuss about is Hermann Hollerith. 1880, an American statistician invented a machine called tabulating machine. ये एक अमेरिकन सांख्यिकी विद थे जिन्होंने एक टैबलेटिंग मशीन का आविष्कार किया. इट वॉज कैपेबल ऑफ रीडिंग डाटा. ये मशीन किस चीज में सक्षम थी? डाटा को रीड करने में, उसको प्रोसेस करने में एंड गिविंग द डिजायर्ड आउटपुट, और एक मनचाहा रिजल्ट देने में. द इनपुट वॉज गिवन थ्रू पंच्ड कार्ड्स, और जो इनपुट इसमें डाले जाते थे वो पंच कार्ड के थ्रू डाले जाते थे. इट यूज्ड पंच कार्ड टू रिकॉर्ड एंड स्टोर डाटा और इंफॉर्मेशन, और इसमें कोई भी डाटा और इंफॉर्मेशन पंच कार्ड में ही स्टोर किए जाते थे, उसी में रिकॉर्ड किए जाते थे. नेक्स्ट वन इज जॉन वॉन न्यूमैन. 1940, ही सजेस्टेड द स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट. इन्होंने स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का सुझाव दिया था 1940 में. द आइडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द लेट 1940s. जो ये आइडिया इनके द्वारा सुझाव में लाया गया वो 1940s में लाया गया था. He proposed that a program be electronically stored in binary number format. इनके सुझाव के अनुसार हम किसी भी प्रोग्राम को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर कर सकते थे बाइनरी नंबर के फॉर्मेट में किसी भी मेमोरी डिवाइस में, so that instructions could be modified by the computer. इसके द्वारा कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को और अच्छे से मॉडिफाई कर सकता था. नेक्स्ट, Howard Aiken. 1944. He was the primary engineer in IBM. ये एक प्राथमिक इंजीनियर थे जो कि अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, who developed the first automatic sequence controlled calculator. वहाँ पर इन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया, किस चीज़ की स्थापना की? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, द मार्क फर्स्ट. इसको मार्क फर्स्ट के नाम से भी जाना गया. इट वॉज अ जनरल पर्पज इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर. ये एक जनरल पर्पज इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था दैट वॉज यूज्ड इन द वॉर एफर्ट ड्यूरिंग द लास्ट पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड. और ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध में काफी खासा यूज भी हुआ था. Now students, we are going to discuss about a very huge computer of first generation, ENIAC, which was invented in 1946. Electronic numeric integrator and calculator. The first general purpose electronic digital computer was invented by John Macaulay and J. Presper Eckert. ये पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो कि जिसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जॉन मैकॉले एंड जे प्रिस्पर एकर्ट के द्वारा किया गया. It was fully able to solve a large class of numerical problem through reprogramming. ये
प्रोग्रामिंग के द्वारा बड़े से बड़े न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में सक्षम था। Okay, now students, we are going to discuss our next topic, generations of computer. As you all know, evolution of modern computers is commonly classified into generation of computers. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो शुरुआती दौर के हमारे कंप्यूटर्स थे वो आकार में बहुत बड़े होते थे। धीरे धीरे क्रमिक विकास के दौरान इन कंप्यूटरों में कुछ बदलाव हुए और आज जो हम और आप अपने घरों में कंप्यूटर्स देख रहे हैं वो इस तरह के हुए। धीरे धीरे हुए इन बदलाव को हम कंप्यूटर जनरेशन के रूप में जानते हैं और अभी तक हमारे बीच 5 जनरेशन कंप्यूटर्स आ चुके हैं। सो ईच न्यू जनरेशन रिजल्टेड इन द फॉलोइंग चेंजेस: इंक्रीज इन स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी एंड रिलायबिलिटी एंड डिक्रीज इन कॉस्ट एंड साइज। तो जैसे जैसे कंप्यूटर्स का क्रमिक विकास बढ़ता गया वैसे वैसे इसमें कुछ चीज़ें इंक्रीज हुई और कुछ चीज़ें डिक्रीज हुई। जैसे इसकी स्पीड, गति बढ़ी है, स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोर करने की क्षमता बढ़ी है, एंड रिलायबिलिटी और इसकी विश्वसनीयता भी बढ़ी है। और डिक्रीज किस में हुआ है? डिक्रीज इन कॉस्ट एंड साइज। पहले के कंप्यूटर्स बहुत हमारे बड़े होते थे लेकिन बाद में ये काफ़ी साइज में छोटे हुए और इनके दाम जो कॉस्ट होती थी वो भी कम हुई पहले से। Let us discuss the generations of computers in more detail. And firstly, we will discuss the first generation computer. So, the first generation computer was used between the year 1940 to 1956, and the circuitry system of these computers was based on vacuum tubes. The input system of these computers was based on punch card system, and all the data and information were stored in magnetic tapes. The output system of these computers was based on punch card. These computers only understood the machine language or assembly language, and the examples of these computers were UNIVAC, ENIAC and EDVAC. Okay. So students, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो 1940 से 1956 के दशक के बीच में यूज़ किए गए। वैक्यूम ट्यूब्स इसमें होने की वजह से इसके आकार काफ़ी बड़े होते थे और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें ना होने की वजह से कंप्यूटर्स को चलाने के लिए जो प्रोग्राम बनाए जाते थे वो कंप्यूटर पंच कार्ड में स्टोर करके रखे जाते थे। इसीलिए इसमें जो डाटा स्टोर करने की क्षमता थी वो कम होती थी। इस वजह से बहुत स्लो चला करते थे ये। इन कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था, यानी ये कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझा करते थे। और इन कंप्यूटर के एग्जांपल्स यूनिवैक, एनियाक एंड एडवैक। लेट अस डिस्कस द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, एंड these computers was used between the year 1956 to 1963, and the circuitry system was based on the transistors. The input system of these computers was based on punch cards and magnetic tapes, and all the data and informations were stored in the magnetic tapes of these computers. Okay, and the output system of these computers was based on punch card. The language which used in the second generation computer was assembly language such as Fortran, COBOL, BASIC and PL1. And the examples of these computers was IBM 1400 and 700 series, IBM 350. तो इस सेकेंड जनरेशन के जो हमारे कंप्यूटर थे वो 1956 से 1963 के बीच में यूज़ किए गए थे और इसमें वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से इनके आकार में थोड़ा कमी आई है। इनपुट सिस्टम के लिए इसमें हम पंच कार्ड्स और मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ करते थे और जो भी हमारी डाटाज और इंफॉर्मेशन होती थी वो कहाँ स्टोर होती थी? मैग्नेटिक टेप्स में, और आउटपुट हमें पंच कार्ड के रूप में ही मिलते थे। अब जैसे कि पहले जनरेशन के कंप्यूटर में था उसमें सिर्फ मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर्स समझते थे, बट सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में कंप्यूटर्स असेंबली लैंग्वेज को एक्सेप्ट किए और असेंबली लैंग्वेज समझने लगे। ओके, और इसके such as example Fortran, COBOL, BASIC, PL1, and the example of the computer second generation computer was IBM 1400 and 700 series IBM 350. Okay, the third generation computer was used between the year 1964 to 1971, and the circuitry system of these computers was based on integrated circuits IC,
and the input system of these computers was based on keyboards, and all the data and information was stored in the magnetic disk in these computers, and the outputs was given on the monitor. And these computers were used for high level language such as Pascal, Fortran, COBOL, RPG, etc. And the examples of these computers was IBM System 360, Apple I, Altair. ओके, तो जैसा कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो कि 1964 से 71 तक यूज़ किया गया, ये ज़्यादातर आज के कंप्यूटर के जैसे लगभग होते थे। इसमें मॉनिटर और कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता था, पर माउस का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इसमें ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ हुआ, और जिसकी वजह से कंप्यूटर्स के आकार कम हुए और स्पीड इनकी बढ़ गई, और ये हाई लेवल लैंग्वेज को समझते थे जैसे पास्कल, फोरट्रॉन, कोबोल, आरपीजी एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर which we still use in present from 1972, and the circuitry system of these computers is based on microprocessors or VLSC. Okay, and we use the mouse, scanners, sounds, etc. for the input. Okay, and the data and information are stored in magnetic disk with higher capacity. In these computers, the monitors and printers are used for the output, and these computers understand the high level language such as RDF, BMS, C++, etc. And the examples of these computers are Cray 1/2, Apple II, VAX 9000. ओके, तो फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर हैं वो हम 1972 से अभी तक के समय में हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स की जगह माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से इनके आकार में और काफ़ी कमी आई है। इनपुट के लिए हम इसमें माउस, स्कैनर, साउंड एक्सेट्रा यूज़ करते हैं, और जो डाटा और इंफॉर्मेशन होती है वो हायर कैपेसिटी मैग्नेटिक डिस्क में स्टोर की जाती है। एंड आउटपुट के लिए हम मॉनिटर्स, प्रिंटर्स एंड सो ऑन यूज़ करते हैं। और ये कंप्यूटर्स कौन सी लैंग्वेज, RDBMS, C++ एक्सेट्रा, ये हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज कंप्यूटर्स आर Cray 1/2, Apple II, VAX 9000, etc. The fifth generation of computer. It is the most updated version of the computers which we used in our present time, and we will also use the updated version of these computers in our future. The circuitry system of these computers are based on artificial intelligence, and the input system is based on optical fiber technology. These computers understand the human speech recognition. Okay, जैसा कि ये कंप्यूटर्स सबसे अपडेटेड वर्जन है कंप्यूटर जनरेशन के, और ये आज के समय में और आगे भविष्य में यूज़ किए जाएंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का भी यूज़ होगा। ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी इसमें इनपुट के लिए यूज़ की जाएगी, और ये इंसानों की आवाज़ को भी समझकर उस पर प्रतिक्रिया दे। I hope all of you understand the concept of the chapter very well, and the exercise will be given by me in your assignment. Okay, thank you.